Good morning, students. Amrendra Kumar, science teacher, Rasya Vidya Vihar. Today, study chapter 3, atoms and molecules. आप लोगों को बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने एटम्स और मोलेक्युल्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी भी बताया है और उस एक्टिविटी से जो हमारा रिजल्ट आया था वो रिजल्ट क्या था? टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ए प्रोडक्ट। आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि दिस अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड फाइंड द अदर प्रोडक्ट्स। कोई प्रोडक्ट दे रखा है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं एंड देन कैलकुलेट द मास ऑफ ए पर्टिकुलर components, particular substance that forms after the reaction. Clear? Any doubt? Law हमारा क्या था? This law states that mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Clear? इसमें हम total mass of reactant और total mass of product इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं और यही हमारा रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब मास इक्वल होंगे यानी कोई न्यू एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता। सेकेंड लॉ में जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लैवोजियर एंड प्रोस्ट दो साइंटिस्ट थे। पहले आपको ये हमने प्रोस्ट की बात बताई थी। प्रोस्ट ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताया था, स्टेटमेंट दिया था। वर्क स्टार्ट किया था किन्होंने? लैवोजियर एंड प्रोस्ट। तो लैवोजियर ने पहले हमें क्या बता दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और प्रोस्ट ने स्टेट दिया था किस चीज को? लॉ ऑफ ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स हैं हमने आपको बताया था कि जिस तरह से हम एलकेजी में जाकर एबीसीडी सीखना शुरू करते हैं तो हमारा केमिस्ट्री का जो एबीसीडी है अभी से ये स्टार्ट होता है, यानी 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है। और इसमें हम सिंबल्स, एक सिंबल से को जोड़कर फार्मूला बनाना, जैसे आप एबीसीडी सीखते हो, एबीसीडी फिर जाकर उसी को आप जोड़कर क्या बनाते हो, वो आपका बन जाता है फार्मूला। ठीक है? और उस फार्मूले को लेकर हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्लियर? अब इसमें हमने जो एटॉमिक नंबर, जैसे हम गिनती सीखते हैं
तो गिनती को जो हम सीखेंगे तो वहां भी हम 1 2 3 से सीखते हैं। ठीक इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आता है, एटॉमिक मासेज आते हैं। वैसे हम इन सभी को लेकर आगे इसे कैलकुलेट करना भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम्पल को इजीली समझाने के लिए कुछ मास की जरूरत होगी और उन मास को हम ध्यान रखेंगे। वैसे आपकी बुक्स के अंदर जस्ट इसमें ही आपको 3.2 टेबल दिया हुआ है, उसमें 5-6 एलिमेंट्स के मास गिवन है और उस एलिमेंट से ही कॉमनली जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनको हम बनाते हैं और उन सिंपल कंपाउंड्स को के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया। उसने क्या देखा, ये 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स वो केमिकली कंबाइन होकर और कंपाउंड बनाते हैं। अब इन एलिमेंट्स को जो कंपोजिशन है वो भी आपको सेम मास होते हैं। ये सेम एलिमेंट्स जिनसे कंबाइन होने पर क्या बना, कंपाउंड बना है, उनका जो मास रेशियो है वो जितने भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे सभी में सेम होते हैं। यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जो मासेज हैं वो आपको क्या होगा, फिक्स्ड होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, हम एक सिंपल कंपाउंड को लेते हैं। कंपाउंड हमारा सबसे वाटर है, आसानी से हम इसको ध्यान रखेंगे। वाटर का फार्मूला हमारा होता है H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन के होंगे। क्लियर? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास होता है 1, वो हम आगे बताएंगे कि ये रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास को देते हैं 1 है, और 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 1:2, 1:2। और दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास होता है 60। ऑक्सीजन का मास कितना है 60। तो ये हमारा क्या आ गया 2:16। और सिंपल रेशियो बनाएंगे तो 1:8। अब इसका मतलब हमारा क्या है, इन्हें वाटर हम कहीं से कोई भी प्योर सब्सटेंस को लेंगे, प्योर वाटर को लेंगे, किसी भी सोर्स से लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 होगा। मास रेशियो फिक्स्ड होंगे। इट मीन्स अगर आप 9 ग्राम हाइड्रोजन को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, तो ब्रेकअप करने पर आपको ऑब्टेन्ड होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर? ऑलवेज obtains 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen. Clear? अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल्स को हम लेंगे। एक तो हमने ले लिया वाटर को, दूसरा आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। CO2 कार्बन का मास क्या होता है 12 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 × 2। ये 12 कितना आ गया आपको 32। रेशियो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3:8। इट मीन्स एवरी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास रेशियो है वो है 3:8। 11 ग्राम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसको डिकम्पोज करने पर हमें क्या मिलेगा 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन।
3 ग्राम कार्बन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, चाहे कितना भी अमाउंट दे रखा हो, मान लो आपको ये दे दिया कि 3 ग्राम कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये आपको कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो ये आपको फिक्स्ड रेशियो में ही क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाते हैं। इनका जो रेशियो है वो क्या है, 3:8, यानी ये आपको कंबाइन होंगे 3:8 रेशियो में और 11 ग्राम से ही कंपाउंड्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम डिकम्पोज होकर 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, वो है अमोनिया। अमोनिया आपका होता है, ये आपका अमोनिया आपका है NH3। क्या आता है, NH3 में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ये सिंपल कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 और हाइड्रोजन का मास 1:3। अब इसका अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो भी निकालेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, 14:3। और ये जो रेशियो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, दैट इज फिक्स्ड एवरी 17 ग्राम अमोनिया break down to obtain 14 gram of nitrogen and 3 gram of हाइड्रोजन। अब इन एग्जाम्पल से हमें ये जो एक्टिविटी किया, परफॉर्म्स किए, क्या होते हैं। क्लॉस ने क्या किया, उन्होंने बताया और लॉ दिए, और उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ में उन्होंने क्या कहा कि दिस लॉ states that in a pure chemical substance, अब जब हम प्योर केमिकल सब्सटेंस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होते हैं, लेकिन यहां हमें क्या है, प्योर केमिकल सब्सटेंस में कंपाउंड, यानी प्योर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स। जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स से बने होंगे। तो इनका जो रेशियो है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड रेशियो होता है। तो स्टेटमेंट को बनाने के लिए क्या हम कहेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन प्योर केमिकल सब्सटेंस, और इसी को हम कहेंगे a chemical substance, the elements are always present in a fixed ratio by mass। क्या कहेंगे, देखिए, in pure chemical substance elements are always present in a fixed ratio by mass। अब यहाँ देखिए, प्योर केमिकल सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, वाटर है प्योर केमिकल सब्सटेंस। अब इसका H2O है, ये क्या रेशियो हो गया, 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, इसका क्या हो गया, 3:8। और अमोनिया है, ये क्या हो गया, 14:3। यानी प्योर केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय mass, and this law
is known as a law of conservation of mass. इस लॉ को क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर? नेक्स्ट हमें इस प्रोपोर्शन के लिए कई न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जिसमें आपको परसेंटेज निकालना भी आ सकता है, क्योंकि इससे आप परसेंटेज को, वैल्यू को निकाल सकते हो. कोई भी कंपाउंड्स दे रखा हो, अब इसी में जैसे आपको वाटर दे रखा है, तो वाटर में आपको 1 ग्राम क्या हो गया? हाइड्रोजन, और 9 ग्राम 8 ग्राम हो गया ऑक्सीजन. तो इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इन परसेंटेज को भी हम निकाल सकते हैं, इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके हम रेशियो को निकालकर फिर इसके परसेंटेज मास को हम कंपाउंड में फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ हो, उसके परसेंटेज को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. सैंपल गिवन होगा, उस सैंपल से परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? अब इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बाद साइंटिस्ट के अंदर क्या हुआ? उनको लॉ तो आ गया. अब इन लॉ के बाद साइंटिस्ट के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था उसके एक्सप्लेनेशन के लिए. ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों को एक्सप्लेन करना, इनका एक्सप्लेनेशन, ये चीजें मेन प्रॉब्लम के रूप में आई. 1808, लगभग 1808 में इंग्लिश केमिस्ट यानी ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने बेसिक थ्योरी, और उसके अंदर उन्होंने केवल इन्हीं बातों को लेकर नहीं, एक्सप्लेनेशन केवल लॉ को ही नहीं दिया, ने पीछे जो हमारे फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर और आपको इंडियन फिलोसोफर ने कहा था, उनकी फिलॉसफी को भी इन्होंने कंसीडर किया. और ये कंसीडर किया, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, इसको डेमोक्रिटस ने एटम वर्ड ही दिया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड. उस एटम वर्ड को जॉन डाल्टन ने दिया था. लेकिन कहां से आया ये आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी दैट गिव्स बाय फिलोसोफर, जो फिलोसोफर ने दिए थे उनको लेकर के, और ये अपना एक्सप्लेनेशन दी. फिर इन्होंने और भी जो बेसिक रिलेशनशिप है इनके बीच जो लॉज थे, इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए उनको यूज किया. और यूज कर उन्होंने क्या दिया, इसको अपनी थ्योरी दी. और इस थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने सबसे पहले जो फर्स्ट जो दिया था, उसने ये कहा कि ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. अब ये ऑल मैटर्स कौन से, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर है, ये सभी आपको बने हुए किससे हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से. और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नाम दिया एटम. अब ये ध्यान रखना है, ये जो एटम है, इन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम कहा, लेकिन एटम वर्ड्स कहां से लिया था? ये जो हमारे फिलोसोफर हैं, डेमोक्रिटस ने जो आपको वर्ड्स दिया था, क्या चीज? एटम, दैट इज द इंडिविजिबल पार्टिकल्स. उस पार्टिकल्स का नाम दिया कहां से? वो फिलोसोफर के. क्लियर? और उसी को, एटम को हिंदी में
जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं, उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। क्लियर? एंड गिव्स ए पोस्टुलेट्स, जो थ्योरी दी उसको हम क्या बोलेंगे? एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए। ये पोस्टुलेट्स आपको 5-6 पोस्टुलेट्स को पढ़ना है और उनको आप समझिए, फिर इनको हम, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन किसको करता है? एक्सप्लेन, इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने फर्स्ट क्या दिया? फर्स्ट दिया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स, सच टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। क्लियर? ये कहां से आया? इंडिविजुअल, यानी डाल्टन्स, सॉरी, ये जो हमारे फिलोसफर्स हैं उनके द्वारा दिया गया। फिर क्या कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, neither be created or destroyed in a chemical reaction। और यही चीज हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उनके अंदर भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मास neither be created nor destroyed, neither be created or destroyed in a chemical reactions। तो यहाँ आपको ये क्या चीज है? ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। फर्दर उन्होंने और चीज बताई। क्या होता है? ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट्स, आइडेंटिकल in mass and chemical properties। ये जो आपका है वो क्या है? आइडेंटिकल है, किससे? मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्दर उन्होंने और उसके बाद कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें हमने वर्ड्स आपको यूज किए कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स इज आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइडेंटिकल क्या है? कोई भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। और ये आपको सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स दैट फॉर्म्स द एलिमेंट। तो वो आपका क्या होगा? सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। किसमें? मास में। उसका मास भी आइडेंटिकल है और उसकी प्रॉपर्टीज है दैट इज ऑल्सो आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर आपको दो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके मास भी अलग होंगे एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of a different elements different in a mass and chemical properties। Atoms combine in a simple whole numbers and forms a compound। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपको कंबाइन होगा किस फॉर्म में? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन है। और इसका जो मास रेशियो है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है, 1:8। एंड दिस पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस चीज को एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। तो इसके जो रिलेटिव नंबर्स हैं
और काइंड ऑफ एटम्स। देखिए यहां मैंने वर्ड क्या यूज किया, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इनके एटम्स जब वाटर मोलिक्यूल्स बनेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपको 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन के होंगे। इन दिस वे explain the law of, in this way explain Dalton's explain the laws of chemical combination. यानी Dalton's atomic theory is explanation of a laws of chemical combination, यानी law of conservation of mass and law of कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए पहले लैवोजियर ने क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर प्रॉस्ट ने क्या बताया, स्टेटमेंट दिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ आ गए और इन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इनका जो एक्सप्लेनेशन था, ये जो साइंटिस्ट के लिए आपको प्रॉब्लम्स आए इसको सॉल्व किया डाल्टन ने। और डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर इन दोनों कॉम्बिनेशन को, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन दिया। फर्दर आपको जब आगे चलकर इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए। अब ड्रॉबैक्स का कॉज क्या था, ये जो एटम्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर क्या बनते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और भी बनते हैं। वो क्या है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो ये इसके लिए फर्स्ट जो हमारा लिमिटेशन है वो आ जाता है कि एटम्स having 3 fundamental particles, electron, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. But according to Dalton's atom, indivisible particles. Atom क्या है, indivisible particles. Further और भी जो हमारे explanation के points थे कि atoms of a same elements identical in mass and properties। तो आपको ये भी जब आइसोटोप के बारे में हम पढ़ते हैं तो आइसोटोप्स के अंदर क्या आता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट मास, क्या आ जाएंगे, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट मास, किसने कहा, डाल्टन ने कहा था। लेकिन हम फर्दर आपको बताएंगे, चैप्टर में आपको आएगा आइसोबार। आइसोबार्स में होते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास, यानी यहां भी ये आपको लिमिटेशन को बताता है। इन दिस वे एक्सप्लेन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर।